हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री। अब देखिए, आपके सिलेबस में केवल एक पॉइंट दे रखा है, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, मतलब एल्कीन की फोटोकेमिस्ट्री दे रखी है, वो भी ऑर्गेनिक वाला पार्ट। उसके अलावा कुछ बेसिक्स जो है वो मैं आपको करवाऊंगा, ताकि अगर कुछ बेसिक्स पे क्वेश्चन बने तो वो आपके प्रॉब्लम ना है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में, सबसे पहले जो बेसिक्स है आपके फोटोकेमिस्ट्री का, जिसपे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो वो है आपके ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम। अब ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम देख लेते हैं ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम में क्या दे रखा है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें द फेट ऑफ फोटो एक्साइटेड मॉलिक्यूल फोटोफिजिकल प्रोसेस ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम। अब इसका क्या मतलब है, फेट का मतलब होता है फ्यूचर, कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है तो उसका फेट क्या है, क्या फ्यूचर है। तो देखिए, यहाँ पर दो तरीके प्रोसेस होते हैं, या तो वो केमिकल रिएक्शन शो करे या फिर वो कोई फिजिकल प्रोसेस शो करे। तो यहाँ पर दे रखा है फेट ऑफ फोटो एक्साइटेड मॉलिक्यूल, जहाँ पर क्या दे रखा है, फिजिकल प्रोसेस। तो एक तो होता है केमिकल प्रोसेस कि भाई वो कोई केमिकल रिएक्शन शो करे, एक होता है फिजिकल प्रोसेस कि भाई वो एक्साइट तो हो गया लेकिन अब वो कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो वहाँ पर वो शो करता है फिजिकल प्रोसेस। और वो फिजिकल प्रोसेस की डिटेल जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम से। अब क्या है ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम, देख लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने बना रखी है सिंगलेट स्टेट। क्या बना रखी है, सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट, अब देखिए सिंगलेट मैंने आपको बता रखा है कि सिंगलेट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं तो सिंगलेट स्टेट कहलाती है, और अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंगलेट स्टेट की, तो सिंगलेट स्टेट जो है वो आपके S0, S1, S2, S3 इस टाइप से है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सिंगलेट का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब जो उसका नेट रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है, 0 है। तो अब ग्राउंड स्टेट में आप क्या कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे पेयर्ड है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसमें पेयर्ड है तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि मान लीजिए दो एनर्जी लेवल है, यहाँ पर तो एनर्जी लेवल एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ गए। अब दो एनर्जी लेवल हैं, तो दो एनर्जी लेवल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मतलब एनर्जी लेवल जो है वो अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल जो स्पिन है वो कैंसिल आउट हो रही है। तो ये एक्साइटेड स्टेट को बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, और अगर अलग अलग ऑर्बिटल में है तो एक्साइटेड स्टेट मानी जाएगी सिंगलेट की। सिंगलेट फिर भी क्यों माना जा रहा है, क्योंकि अपोजिट स्पिन में है। ट्रिपलेट में क्या होगा, पैरेलल स्पिन चलेगी। तो ये आपको मैंने बेसिक्स बता दिया। अब अगर हम बात करें सिंगलेट स्टेट की, तो एक है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हमेशा सिंगलेट की होती है, ट्रिपलेट की ग्राउंड स्टेट नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। तो सिंगलेट की ग्राउंड स्टेट होगी S0 से बता दिया, S0 से बता दिया, फिर एक्साइटेड स्टेट S1, S2, S3। अब आपको करना क्या है, आपको केवल ये डायग्राम याद करना है। डायग्राम कैसे याद करना है, पहले ग्राउंड स्टेट होगी S0, फिर S1, फिर S2, फिर S3। अब आपको राइट हैंड साइड में मैंने क्या बना रखा है, ट्रिपलेट स्टेट बना रखी है। ट्रिपलेट स्टेट में ग्राउंड स्टेट नहीं आएगी, T0 नहीं आएगा, एक्साइटेड से शुरू होगा। तो T1, T2, T3। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो ट्रिपलेट स्टेट है उसकी एनर्जी सिंगलेट स्टेट से क्या आएगी, कम आएगी। मतलब S1 की जो एनर्जी है उससे आपको कम बनानी है T1 की, S2 की जो एनर्जी उससे आपको कम बनानी है T2 की, और S3 की जो एनर्जी उससे आपको कम बनानी है T3 की। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि जो सिंगलेट स्टेट होती है उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी ट्रिपलेट स्टेट की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी जो है ट्रिपलेट स्टेट की ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर आप एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो एनर्जी आप देखेंगे कि S1 से, सेम की बात कर रहा हूँ, सेम का मतलब S1 और T1 को कंपेयर करें तो T1 की जो एनर्जी है वो कम है, तो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। T2 की एनर्जी जो है S2 से कम है तो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। T3 की एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर कोई पूछे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो S2 और T3 को कंपेयर करें तो किसकी ज़्यादा होगी, सॉरी S3 और T3 को कंपेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, T3 की। इसके बाद अगर T1, T2, T3 को कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, T1 की। जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो आप कह सकते हो हाफ लाइफ भी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली एनर्जी लेवल की। ये हो गया आपके सिंगलेट के एनर्जी लेवल, और ये हो गया आपके ट्रिपलेट स्टेट के एनर्जी लेवल। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए पार्टिकल जो है या इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो, जो सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है ग्राउंड स्टेट में है। अब वो क्या कर रहा है, फोटोन एक्साइट कर, फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, और फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब यहाँ पर कोई सिलेक्शन रूल तो है नहीं, तो वहाँ पर जो है वो S0 से S1 में भी जा सकता है, S2 में भी जा सकता है, S3 में भी जा सकता है। डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। जितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो जैसे मैंने समझाने के लिए बता दिया कि H का जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये जा रहा है सीधा S3 में।
तो अगर एच न्यू डैश का करेगा तो वो जाएगा S2 में। क्यों? क्योंकि S नॉट से S3 में जाने के लिए एनर्जी अलग चाहिए और S नॉट से S2 में जाने के लिए एनर्जी अलग चाहिए। तो दोनों को आप एच न्यू से शो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको एच न्यू से कर दिया, उसको एच न्यू डैश से कर दिया। तो हुआ क्या, स्ट्रेट लाइन जो है वो किसको बता रहा है? रेडिएटिव प्रोसेस। रेडिएटिव मतलब फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में इसने क्या करा, फोटोन एब्जॉर्ब करा, एच न्यू एनर्जी है उसकी, और सीधे कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट में, जिसको हमने कह दिया S3। अब यहाँ पर अगर हम इसको फॉलो करें तो S3 में चला गया। अब देखिए वो कोई रिएक्शन तो शो कर नहीं रहा, तो हमने क्या कहा? फोटोफिजिकल प्रोसेस। फोटोफिजिकल प्रोसेस मतलब एक्साइट होगा, वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा अलग अलग प्रोसेस से या अलग अलग पाथ से। अब पाथ क्या है? अगर वो सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा है नीचे की तरफ, जैसे मान लीजिए S3 से जा रहा है S2 में, तो ये जो इस तरह की जो लाइन है ये बता रही है थर्मल प्रोसेस को। ये वाली स्ट्रेट लाइन बता रही है रेडिएटिव प्रोसेस और ये बता रही है थर्मल प्रोसेस। रेडिएटिव प्रोसेस का मतलब जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो फोटोन की वजह से हो रहा है, या तो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है या फोटोन एमिट हो रहा है, और ये वाली आपकी थर्मल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि S3 से जो S2 आ रहा है वो हमने लिखा IC। IC की फुल फॉर्म है इंटरनल कन्वर्जन। क्या है? इंटरनल कन्वर्जन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर S3 से S2 आता है तो उसको हम कहेंगे IC, S2 से S1 आता है उसको भी हम क्या कहेंगे? IC। तो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो, तो उसको हम क्या कहते हैं? IC, इंटरनल कन्वर्जन। अब जरूरी नहीं कि वो सिंगलेट में हो, ये चीज़ ट्रिपलेट में भी हो सकती है। जैसे वो आप कह सकते हो कि T3 से T2 में जा रहा है, इसको भी आप IC कह सकते हो। T2 से T1 में जा रहा है, इसको भी आप IC कह सकते हो। इंटरनल कन्वर्जन मतलब सेम एक्साइटेड स्टेट से सेम एक्साइटेड स्टेट में नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। मतलब S3 से S2, S2 से S1, T3 से T2, T2 से T1, ये आपके इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। तो इंटरनल कन्वर्जन में सेम चल रहा है, सिंगलेट से सिंगलेट चल रहा है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट चल रहा है। अगर वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाता है, जैसे S3 से T3 में जा रहा है, या S2 से T2 में जा रहा है, या S1 से T1 में जा रहा है, उसको हम कहते हैं ISC। क्या कहते हैं? ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब देखिए बेसिक से चीज़ें हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए ट्रांजिशन कौन सा होगा। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए ट्रांजिशन क्या हो सकता है? S3 से T3 भी हो सकता है, S2 से T2 भी हो सकता है, S1 से T1 भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वो पूछ सकता है इंटरनल कन्वर्जन के लिए ट्रांजिशन कौन सा होगा, तो आप क्या कह सकते हैं? S3 से S2 हो सकता है, S2 से S1 हो सकता है, या फिर T3 से T2 हो सकता है, T2 से T1 हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इंटरनल कन्वर्जन की और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की। स्टेबिलिटी वाला मैंने आपको बता दिया कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सिंगलेट से ज़्यादा ट्रिपलेट की होगी, ट्रिपलेट में भी नीचे वाले की ज़्यादा होगी। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर S1 से वो S0 पे जा रहा है, और ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, मतलब फोटोन एमिट हो रहा है, इसको हम कहते हैं F। F का मतलब फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस अगर फिनोमेना कोई पूछेगा भाई फ्लोरेसेंस फिनोमेना क्या है, तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? ट्रांजिशन जो हो रहा है फ्लोरेसेंस में वो S1 से S0 पे हो रहा है। अब फ्लोरेसेंस को हम कैसे कह सकते हैं? लाइट ऑफ कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब एक तो क्या है, सोर्स आपने दे रखा है इरेडिएशन का, मतलब आपने क्या दे रखा है, मान लीजिए मैं इसको मानूं सोर्स दे रखा है कि भाई एच न्यू जो सोर्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। इस फ्रीक्वेंसी का सोर्स दे रखा है, तो जो मॉलिक्यूल है वो S0 से कहाँ जा रहा है? S3 में जा रहा है। तो सोर्स जो आपके है लाइट का, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं वेवलेंथ इतनी, जो भी है फ्रीक्वेंसी हमने कह दी, वेवलेंथ कह दी। अब यहाँ पर एनर्जी गैप कम है, तो इस वाले ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी कम रहेगी और वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जो सोर्स है, सोर्स की एनर्जी एच न्यू है और मान लीजिए वेवलेंथ लैम्डा है, तो फ्लोरेसेंस के लिए आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी जो है या एनर्जी आप कह सकते हो एच न्यू एफ कह देता हूँ, और लैम्डा जो है उसको मैं कह देता हूँ लैम्डा एफ। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि इसकी एनर्जी गैप कम है इसकी तुलना में, तो जो आपके फ्लोरेसेंस के लिए जो रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? लाइट ऑफ कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो आपके इरेडिएशन में आप लाइट दे रहे हो उसकी तुलना में जो लाइट निकल रही है या एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। दूसरी बात, स्टॉप एट वंस व्हेन द इरेडिएशन लाइट इज रिमूव्ड। अब हो क्या रहा है कि जब आप इसको लाइट देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये S1 में जाएगा, और S1 से जब S0 में आएगा तब वो फोटोन एमिट करेगा, तो उसको हम क्या करें? फ्लोरेसेंस। अब जैसे ही आपने सोर्स बंद करा तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, और जब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तो वो S1 से S0 में नहीं जाएगा, मतलब फ्लोरेसेंस जो है इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि ये आपके यहाँ T1 में आ गया, अब T1 से वो आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हैं? सेम चीज़ कह सकते हैं। एक तो कि क्या है कि जो आपके इरेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है,
ठीक है, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि इसकी आपने कह दिया एच न्यू पी एच कह देता हूँ, और वेवलेंथ जो है वो आपने क्या कह दिया लैम्डा पी एच। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि इरिडिएशन की तुलना में इसकी जो वेवलेंथ है वो भी ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये तो सिंगलेट स्टेट है जिसकी स्टेबिलिटी कम है, तो मॉलिक्यूल यहाँ बहुत ज़्यादा स्टे नहीं कर सकता क्योंकि हाफ लाइफ कम होती है। तो जैसे आपने लाइट का सोर्स बंद किया वैसे ये क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंस बंद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो जैसे आप सोर्स बंद करेंगे तो भी ये यहाँ पर कुछ समय तक रहेगा, और कुछ समय तक रहेगा तो फॉस्फोरेसेंस जो है वो भी काफ़ी समय तक थोड़ी देर बना रहेगा। तो आप फॉस्फोरेसेंस के लिए क्या कह सकते हो, कंटिन्यू टू एमिट द रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इवन व्हेन द इरेडिएटिंग लाइट इज रिमूव्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्लोरोसेंस में भी लॉन्गर वेवलेंथ की आपको रेडिएशन एमिट हो रही है और फॉस्फोरेसेंस में भी लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हो रही है। लेकिन जैसे आप सोर्स को देना बंद करेंगे या सोर्स बंद करेंगे लाइट का, तो वैसे इस फ्लोरोसेंस तो बंद हो जाएगा, लेकिन फॉस्फोरेसेंस जो है थोड़ी देर तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये आपके जेबलॉन्स की डायग्राम है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लोरोसेंस क्या है ये पूछा जाता है, फॉस्फोरेसेंस क्या है ये पूछा जाता है, इंटरनल कन्वर्जन क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, ये सारी पूछी जाती है। ग्राउंड स्टेट कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, मोर स्टेबल कौन सी है, लेस स्टेबल कौन सी है, ये सारी आपकी बेसिक्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जब आपने ये पढ़ लिया है तो अब आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार वापस से बताता हूँ, ये आपके रेडिएटिव प्रोसेस को बता रहा है। रेडिएटिव प्रोसेस का मतलब जो है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो या तो फोटोन के एब्जॉर्प्शन से हो रहा है या फोटोन के एमिशन से हो रहा है। ये वाली जो लाइन है ये बता रही है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, मतलब ना तो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है ना एमिट हो रहा है, थर्मल एनर्जी में चेंज आ रहा है। फ्लोरोसेंस, एफ का मतलब फॉस्फोरेसेंस, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये था आपके जेबलॉन्स की डायग्राम। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, देखिए फोटोकेमिस्ट्री में दो लॉ दे रखे हैं, क्या क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है फर्स्ट लॉ और ग्रॉथर्स ड्रैपर लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये कहता है कि जब आप किसी केमिकल सब्सटेंस को इरेडिएट करते हैं, मतलब उस पर रेडिएशन डालते हैं, तो वहाँ पर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है, केवल वही रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल हो सकती है केमिकल चेंज के। मतलब ये हुआ कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोसेस हो रहा है एब्जॉर्बेंस के अलावा, वो फोटोकेमिकल चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। केवल वही पार्ट रेडिएशन का जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है सब्सटेंस के द्वारा, वही फोटोकेमिकल चेंज कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। तो ये आपके फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ कहता है सेकंड लॉ और स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब ये सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो केवल एक मॉलिक्यूल में केमिकल चेंज कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है तो वो एक साथ 3-4 मॉलिक्यूल को एक्साइट कर दे। एक फोटोन जो है वो केवल एक मॉलिक्यूल को एक्साइट कर सकता है, और वो मॉलिक्यूल एक्साइट होने के बाद केमिकल चेंज शो करे 100%, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सिंपल सा सेकंड लॉ का मतलब क्या है कि एक फोटोन जो है एब्जॉर्ब होने के बाद एक मॉलिक्यूल को एक्साइट कर सकता है, इससे ज़्यादा को नहीं कर सकता। और एक्साइट होने के बाद वो केमिकल चेंज शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके दो लॉ हैं, दो लॉज हैं आपके, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बता रखा है, नहीं बताया तो वापस से बता देता हूँ कि एक फोटोन की एनर्जी को आप लिखते हो इक्वल्स टू एच न्यू, और अगर मैं कहूँ एक मोल फोटोन की एनर्जी, तो एक मोल फोटोन की एनर्जी को आप लिखोगे E इक्वल्स टू एन एच न्यू। और ये जो एक मोल फोटोन की एनर्जी है इसको आप 1 आइंस्टीन कहते हो। क्या कहते हो? 1 आइंस्टीन। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए, ये तो आपके इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब जो बेसिक आपके सिलेबस में दे रखा है उस पर बात कर लेते हैं, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। अब देखिए, अगर कोई मुझसे कहे कि फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स से एक क्वेश्चन आपको बनाना है, तो मैं जो है वो क्वेश्चन जो है बनाऊंगा पैटर्नो-बुची रिएक्शन पे। तो ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आपके फोटोकेमिस्ट्री वाले सिलेबस का, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है आपके फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स दे रखी है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर मेरे अकॉर्डिंग को ये है तो पैटर्नो-बुची है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। कार्बोनिल शो 2+2 साइक्लो एडिशन विद ग्राउंड स्टेट ओलिफिन एंड फॉर्म ऑक्सीटेन 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर और ऑक्सीटेन डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो एल्कीन है, ओलिफिन का मतलब एल्कीन है, और एक है कार्बोनिल कंपाउंड, ये 2+2 साइक्लो एडिशन शो कर रहे हैं। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ। कार्बोनिल शो, कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, 2+2 साइक्लो एडिशन विद ग्राउंड स्टेट ओलिफिन। तो यहाँ पर ओलिफिन जो है वो ग्राउंड स्टेट में, ये आपको ध्यान रखना है, विद ग्राउंड स्टेट ओलिफिन एंड फॉर्म्ड ऑक्सीटेन। ग्राउंड स्टेट ओलिफिन के साथ शो कर रहा है और क्या बना रहा है? ऑक्सीटेन, जो होता क्या है,
4 मेंबर साइक्लिक ईथर को ऑक्सीटेन कहते हैं और ऑक्सीटेन डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए 4 मेंबर साइक्लिक आपकी ये बना था, एक रिएक्शन में बना था, आपको अगर ध्यान हो तो। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसको ये कह सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो रिएक्शन अगर आपको समझ में आ रही है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ तो आप रिएक्शन का नाम बताइए मुझे कि ये आपके जो स्ट्रक्चर है और कहाँ बनता है। आगे दे रखा है कि अगर हम रिएक्शन की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये एल्किन हो गया, फोटोकेमिकल कंडीशन है और ये एडिशन शो कर रहा है और ये फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस ऐसे हैं कि अगर आपके कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रहा है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो आप उसको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा, मतलब मैकेनिज्म जो है कंसर्टेड नहीं है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही, तो फिर आप उसको पेरीसाइक्लिक में इन्वॉल्व या कंसीडर नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर एक चीज़ है, अगर फोटोकेमिकल कंडीशन है तो आप उसको फोटोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व कर सकते हो या कंसीडर कर सकते हो। फोटोकेमिस्ट्री मतलब वह रिएक्शन जो फोटोन की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में होती है और उसकी एब्सेंस में नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या है, ये ग्राउंड स्टेट में है और ये आप कह सकते हो ट्रिपलेट स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये दोनों ने रेडिकल बनाया, ये दोनों ने रेडिकल बनाया, रेडिकल रेडिकल क्या हो गया, ऊपर से जुड़ गए, तो ये ऊपर से रेडिकल रेडिकल जुड़ गए और ये रेडिकल रेडिकल फ्री शो कर रहा है। ध्यान क्या रखना है कि ओलिफिन जो है वो आपके ग्राउंड स्टेट में है, ओलिफिन जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट मतलब सिंगलेट स्टेट में है और ये ट्रिपलेट में है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया मैंने क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो जितनी नीड है इतना पूछते भी नहीं एग्जाम में, नेट गेट में पूछ ले तो बात अलग है, यहाँ पर जितनी नीड है उतना ही बता रहा हूँ, वरना क्या होगा कि आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक तो होता है टॉपिक नहीं पढ़ना, एक होता है कि आप ऐसा पढ़ो कि आप समझ में तो कम आए और कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाए, तो मैं वो नहीं चाहता। जितना आपको नीड है समझ में आ जाए उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये एल्कीन है, तो जब आप इसका एडिशन शो करेंगे तो रेडिकल रेडिकल जुड़ गए और यहाँ रेडिकल और रेडिकल फ्री हो गए। ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये दोनों जो रेडिकल है वो आपस में जुड़ गए, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपके। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ऑक्सीडेंट डेरिवेटिव कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेंट डेरिवेटिव। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल लें तो देखिए यहाँ पर तो कोई रिएक्टेंट या कोई ग्रुप नहीं था एल्किन पे, यहाँ पर मैंने आर जोड़ दिया। अब जब आर जोड़ दिया तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, दो पॉसिबिलिटी। कैसे कि भाई आपने क्या करा, ऑक्सीजन को इस वाले कार्बन से जोड़ दिया तो ये पॉसिबिलिटी बन गई और नीचे रेडिकल हो गए, या फिर आप इसको उल्टा करके लिख दे। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो जब आप ऐसे लिख दे तो ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, आर रेडिकल नीचे आ जाएगा, तो ये आपके आर रेडिकल नीचे आ जाएगा। ठीक है, आर मैंने मेंशन नहीं कर रखा। अब ये आपके दो पॉसिबिलिटी होगी। तो अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वो तो फिक्स है कि भाई पहले ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है वहाँ पर रेडिकल दिखाएगा, वो तो दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखा रहा है और यहाँ पर भी दिखा रहा है, सेम है दोनों में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले यहाँ से जुड़ेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा और यहाँ से जुड़ेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा। अब आप अगर इस रेडिकल को कंसिडर करें तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आपको मैंने बता रखा है रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री। तो यहाँ पर जो नीचे वाली कंडीशन है वो ज़्यादा स्टेबल की कंडीशन है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी, मोर स्टेबल है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है। तो यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे और फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ये। तो जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दो तरीके से प्रोडक्ट होंगे, मेजर ये वाला बनेगा, मेजर माइनर का कंसेप्ट है क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म 100% नहीं हो रहा, तो ये आपके मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि भाई वो ऐसे लिख के दे दे और प्रोडक्ट वो ये वाला बना दे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब नीचे वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ इसने 2 ग्रुप लगा दिए। अब ये बात करना चाह रहा है स्टीरियो की, किसकी बात करना चाह रहा है, स्टीरियो की। अब यहाँ पर डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों आप कैसे जोड़ो सेम ही जुड़ेगा। तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट बना दिया है। अब मेन बात यह है कि जो 2 एटॉमिक ग्रुप हैं उनकी स्टीरियो क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो OR जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में आता है। ठीक है, थ्रू रेजोनेंस, आप ऐसे कह सकते हो कि रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर है तो वहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि आपके पहले एक रेडिकल जुड़ गया ऊपर से, अब ये आपके सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, फ्री रोटेशन। तो फ्री रोटेशन की वजह से वहाँ पर उसकी स्टीरियो में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई ये आपके एक बार जुड़ जाएगा रेडिकल, और रेडिकल जुड़ने के बाद सिंगल बॉन्ड से वो फ्री रोटेशन शो कर सकता है, तो फ्री रोटेशन से उसकी स्टीरियो चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो 2 एमी पहले सिस में थे, अब देखिए पेरीसाइक्लिक में हमने क्या देखा था, स्टीरियो मेंटेन है, सिस है तो सिस है, ट्रांस है तो ट्रांस है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो स्टीरियो चेंज हो सकती है।
तो यहाँ पर ये आपके वेज सेम है, मतलब सिस है, और यहाँ पर ये क्या है, ट्रांस है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर एल्कीन पर, तो उसकी स्टीरियो जो है चेंज भी हो सकती है। तो आपके दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। अब देखिए आगे दे रखा है कि इसकी जब आप एडिशन करा रहे हैं, देखिए ये जो आपके ये पीएच ग्रुप को बताता है, ये अलग नोटेशन है, पीएच ग्रुप कह दो या एआर ग्रुप कह दो, उसको बता रहा है ये। तो यहाँ पर ये आपके एक तरह से बेंजोफिनोन है। क्या है, बेंजोफिनोन। इसकी रिएक्शन आप जब करा रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए पिछले मॉलिक्यूल में OR प्रेजेंट था या OMe आप कह सकते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहाँ पर साइनाइड प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रिएक्शन में डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो अलग रिजल्ट मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अलग रिजल्ट मिल रहा है। कैसे, यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराएंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको 100% सिस मिल रहा है। अब 100% सिस का मतलब क्या है कि स्टीरियो जो है वो मेंटेन है। अगर आपने सिस लिया है तो सिस मिलेगा, ट्रांस लिया है तो ट्रांस मिलेगा। जबकि पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने जब लिया था तो चाहे आप रिएक्टेंट में सिस लो चाहे ट्रांस लो, प्रोडक्ट में दोनों मिल रहे थे, OMe दोनों मिलेंगे। मतलब अगर आप सिस ट्रांस लोगे, दोनों कुछ भी लोगे तो दोनों मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप सिस लोगे तो 100% सिस मिलेगा, ट्रांस लोगे तो 100% ट्रांस मिलेगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन होगी, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल वो देता है पर्टिकुलर, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि किस में स्टीरियो मेंटेन रहेगी और किस में स्टीरियो मेंटेन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप इसको स्टीरियो स्पेसिफिक कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्टीरियो स्पेसिफिक। पिछले वाले में आप उसको स्टीरियो सिलेक्टिव कह सकते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं कह सकते। और यहाँ पर कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब देखिए अगर एक ही स्टीरियो मिल रही है, इसका मतलब क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और अगर दोनों स्टीरियो मिल रही है तो इसका मतलब रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये आपके अगर साइक्लिक सिस्टम आप लेते हो, तो साइक्लिक सिस्टम लेने से क्या होगा कि दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो एंडो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक आपके ऐसे है और दूसरा ऐसे है तो ये एक्सो कहलाता है, और अगर ऐसे है तो एंडो कहलाता है। तो ये एक्सो है और ये एंडो है। एक्सो जो है ज़्यादा स्टेबल है, मेजर बनेगा, और एंडो जो है वो लेस स्टेबल है, माइनर बनेगा। अब देखिए हर जगह सेम रिजल्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपके एक्सो मेजर है, मोर स्टेबल है, और एंडो लेस स्टेबल है और माइनर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, लेकिन वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रिएक्शन है, बताइए कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। अब कई बार क्या होता है, रिएक्शन जब आती है तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हमको दिखते हैं, तो आप बिल्कुल तसल्ली से ठंडे दिमाग से उसको देखिए। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस होता है कि हम बड़े मॉलिक्यूल देख के एक बार डर जाते हैं और फिर उसको ढंग से देखते नहीं है। बिल्कुल काम रिलैक्स होकर देखिए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये आपके स्टील बिन दे रखा है, PH CH डबल बॉन्ड CH PH। अब ये सिस भी हो सकता है, ये ट्रांस भी हो सकता है। चाहे आप सिस लो चाहे आप ट्रांस लो, फोटोकेमिकल कंडीशन में जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये आपके जो सिस है वो 93% आपको मिल जाएगा, और जो ट्रांस है वो आपको 7% मिल जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जो सिस है वो लेस स्टेबल होता है क्योंकि स्टेरिक कंटेंट ज़्यादा है, ट्रांस जो है वो मोर स्टेबल होता है। फिर भी यहाँ पर ट्रांस जो है वो कम बन रहा है, सिस जो है वो ज़्यादा बन रहा है। इसके पीछे एक रीज़न होता है कि यहाँ पर फैंटम ट्रिपलेट बनता है, उस वजह से जो है सिस ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की नीड नहीं है, केवल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो आप तो याद रख लीजिए कि सिस जो है वो 93% बनेगा और ट्रांस जो है वो 7% बनेगा, या केवल ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। और आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो सिस से ट्रांस बन रहा है, ट्रांस से सिस बन रहा है, तो वो हम क्या कहेंगे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म रिएक्शन। अब आपके नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी क्या है, टिपिकल पड़ती है समझने में, क्योंकि अभी तक जितनी भी आपने रिएक्शन पढ़ी डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि भाई ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इसमें जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट को समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा आपसे। देखिए डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको एकदम से चेक करना इतना आसान नहीं होता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करें। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ 1,4-डाइईन, तो जो डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है वो किस में शो होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ 1,4-डाइईन इसमें शो होती है। ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन है और ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है देख लेते हैं एक बार। ये आपने रिएक्टेंट ले रखा है, फोटोकेमिकल कंडीशन आपने ली, फोटोकेमिकल कंडीशन ली, तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हुआ, मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल, चारों पोजीशन में हमने रेडिकल छोड़ दिए, और ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया, रेडिकल फ्री रह गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हालांकि आप यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करा तो यहाँ रेडिकल आ गया और यहाँ रेडिकल आ गया। तो यहाँ जब रेडिकल आएगा
तो ये आपस में क्या हो गया, बॉन्ड बना लेगा, ये आपस में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और अब जो है ये रेडिकल फ्री हो गया। अब देखिए आप सोचेंगे बॉन्ड तो पहले भी था डबल बॉन्ड, लेकिन फ़र्क है, फ़र्क क्या है कि पहले भी डबल बॉन्ड था लेकिन ये जो था कार्बन इससे जुड़ रहा था, अब वापस से क्या हो रहा है, ये कार्बन इससे जुड़ रहा है, उससे नहीं जुड़ रहा है। तो ये डबल बॉन्ड पहले भी था और अब डबल बॉन्ड वापस आ गया, लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड था ये हट गया और नया बॉन्ड यहाँ आ गया। तो नया बॉन्ड यहाँ आने से क्या हो गया, ये रेडिकल फ्री हो गया। अब ये दो रेडिकल जो हैं, रेडिकल रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डाई मीथेन रीअरेंजमेंट। तो ये आपके जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स या ओलेफिन्स, ये मैंने आपको बेसिक कवर करा दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा आपके फोटोकेमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक मिलाकर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा इसी के हैं कि आपके पेरिसाइक्लिक में से क्वेश्चन आए। फोटोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आने के चांस कम हैं, और अगर बाई चांस आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से इतने मैटर में आ जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ना मेरे हिसाब से कोई सेंस वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये है कि आप अपना जो टाइम है वो बैलेंस तैयारी के लिए रखिए। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के पीछे पढ़ना है कि भाई हमको तो इस पर पीएचडी करनी है, ऐसा नहीं है। बैलेंस तैयारी करिए तो आपको बहुत ज़्यादा किसी भी टॉपिक के डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो टाइम आपका वहाँ बच रहा है वो आप बाकी चीज़ें पढ़ने में लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।